अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 26 जून है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 15 बड़ी खबरों के साथ। लेबनान पर इजराइल के ताज़ा हमले हैं, हुर्मुज में बढ़ता खतरा है, अमेरिका की नई सैन्य गतिविधियां हैं, ईरान के बड़े बयान हैं और पूरे इलाके से जुड़ी हर अहम अपडेट इस बुलेटिन में शामिल है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान से जवाब की मांग तेज। दोस्तों, लेबनान पर इजराइल के ताजा हमले के बाद एक बार फिर सीज फायर पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच कई हलकों से यह आवाज उठ रही है कि ईरान को अमेरिका के वादों पर भरोसा करने के बजाय अपना जवाब देना चाहिए। क्या मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? आइए, ये तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हुर्मुज से निकलने का रास्ते भी खतरे पर। जहाज पर हमले के बाद आईएमओ ने रोका आवाजाही का सिलसिला। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस यानी आईएमओ ने अपना इविक्शंस प्लान फिलहाल रोक दिया है। दरअसल ओमान के दाहिद पोर्ट से करीब 14 किलोमीटर दूर एक कार्गो शिप पर संदिग्ध हमला हुआ। यूकेएमटीओ के मुताबिक जहाज के स्टारबोर्ड साइड पर प्रोक्टाइल लगा, जबकि एक सिक्योरिटी सोर्स का कहना है कि हमला ड्रोन से हो सकता है। आईएमओ 600 जहाजों और करीब 11,000 नाविकों को खाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस हमले के बाद पूरा प्लान होल्ड पर चला गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन। सेंटकॉम ने F-16 गश्त की तस्वीरें जारी की। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने मिडिल ईस्ट से F-16 लड़ाकू विमानों की गश्त की नई तस्वीरें जारी की हैं। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी फौज पूरे इलाके में लगातार मौजूद है और हालात हर कड़ी नजर रख रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे मिडल ईस्ट में तनाव बरकरार है। हालांकि सेंटकॉम ने किसी नए सैन्य ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस संदेश को इलाके में अमेरिकी मौजूदगी और तैयारियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, वेनेजुएला के ला गुआइरा में तबाही का मंजर। हवाई तस्वीरों में उजड़े इलाके दिखाई दिए। दोस्तों, वेनेजुएला के ला गुआइरा से सामने आई हवाई तस्वीरों ने तबाही की पूरी कहानी बयान कर दी है। फुटेज में कई इलाकों में भारी नुकसान, टूटे हुए ढांचे और बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के लिए हालत बेहद मुश्किल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव टीमों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नुकसान का पैमाना काफी बड़ा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर दिखा दिया कि इस आपदा में ला गुआइरा को किस कदर हिलाकर रख दिया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, लेबनान से पीछे नहीं हटेगा इजराइल। नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली दक्षिणी लेबनान से अपनी फौज नहीं हटाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी फौज दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में जितनी देर जरूरत होगी उतनी देर तक मौजूद रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इजराइल का उस इलाके पर पूरा नियंत्रण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री और उन्होंने मिलकर इजरायली फौज को साफ हिदायत दी है कि सैनिकों और उत्तरी इलाके के लोगों के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए पूरी कार्रवाई की आजादी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, जेडी वेंस का भी बड़ा दावा है। यूएई सबसे ज्यादा प्रो इजराइल, ईरान से भी हो रही नई बातचीत। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा दावा किया है। वेंस के मुताबिक खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रो इजराइल देश है। उसने कहा कि इसके बावजूद यूएई अब ईरान के साथ ऐसी बातचीत कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुई। वेंस के अनुसार इन बातचीतों में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के साथ आर्थिक प्रोत्साहन और दूसरे मसलों पर भी चर्चा शामिल है। हालांकि इन दावों पर अभी तक यूएई या ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, लेबनान पर इजराइल का सख्त रुख। रक्षा मंत्री काट्स बोले, लोगों की वापसी नहीं होगी।
इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने लेबनान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में नागरिक आबादी को वापस लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काट्स का दावा है कि सुरक्षा जोन के भीतर आने वाले पहले गांवों की पूरी लाइन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और ये कार्रवाई 100% पूरी हो चुकी है। उनका कहना है कि यह कदम सुरक्षा वजहों से उठाया गया है। हालांकि इस बयान पर लेबनान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, वेनेजुएला की मदद को आगे आया ईरान। दोस्तों, ईरान ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आने का फैसला कर लिया है। तेहरान ने कहा कि वे राहत और बचाव अभियान में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में वे वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता, राहत सामग्री और दूसरे सहयोग उपलब्ध कराने को तैयार है। दोनों देशों के बीच पहले से करीबी रिश्ते रहे हैं। अब आपदा के समय भी ईरान ने अपना समर्थन दोहराया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अमेरिका पर गालिबाफ का तीखा हमला। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका झूठा दावा कर रहा है कि ईरान की अनफ्रीज हुई संपत्ति से उसकी एग्रीकल्चर खरीदी जाएगी। गालिबाफ ने तंज करते हुए कहा कि हम सिर्फ वही फसल काट रहे हैं जो अमेरिका ने बोई है। दशकों की बेअतबारी। उन्होंने आगे कहा कि ये फसल ऑर्गेनिक, भरपूर और घर में उगी हुई है। उनके मुताबिक अमेरिका सिर्फ जीएमओ, सोयाबीन, टूटे वादे और बेकार बयानबाजी एक्सपोर्ट करता है। वही आप 10वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा आरोप। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज पर लेबनानी नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के बयान के मुताबिक पूर्वी जब्तर रोड पर अपने घर का हाल दिखाने जा रहे लोगों पर दोपहर 2:40 पर रॉकेट हमला किया गया। बयान में यह दावा किया गया कि इस हमले में 2 नागरिक शहीद हुए हैं और 1 घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसे सीजफायर का खुला उल्लंघन बताया है और कहा कि वे इन उल्लंघनों पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, सूडान में बड़ा सैन्य दावा। सेना ने आरएसएफ का ड्रोन गिराने की बात कही। दोस्तों, सूडान से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूडानी सशस्त्र बलों ने दावा किया है कि उन्होंने रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ से जुड़े एक ड्रोन को मार गिराया है। सेना का आरोप है कि वे ड्रोन यूएई समर्थित आरएसएफ तत्वों का था। हालांकि इस दावे पर आरएसएफ या संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूडान में जारी संघर्ष के बीच ये घटनाक्रम एक बार फिर इलाके में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रहा है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान में शोक सभा में दिखे बड़े सैन्य चेहरे। कुदस फोर्स कमांडर कानी भी पहुंचे। दोस्तों, ईरान ने आज रात आयोजित एक शोक सभा में देश के कई बड़े सुरक्षा और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाकर जोलगत, कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी भी मौजूद रहे। ये शोक सभा इस्लामिक रिवोल्यूशंस के शहीद नेता के शहादत स्थल के पास आयोजित की गई। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी को मौजूदा हालात के बीच अहम माना जा रहा है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरान की जहाज़ों को सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की नेविगेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट एजेंसी ने समुद्री जहाज़ों के लिए नई चेतावनी जारी कर दी है। एजेंसी ने कहा कि अगर कोई जहाज़ तय किए गए रूट के बजाय किसी दूसरे रास्ते से गुजरता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक, ऑपरेटर और कप्तान की होगी। ईरान ने साफ किया कि ऐसे जहाजों को सुरक्षित रास्ते की कोई गारंटी नहीं मिलेगी और किसी भी नुकसान की सूरत में बीमा और दूसरी कानूनी जिम्मेदारियां भी लागू नहीं होगी। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, आशुरा की मजलिस में ईरानी मंत्री का भावुक बयान। शहीद नेता को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों, तुर्की में आशुरा के मौके पर आयोजित एक मजलिस में ईरान के विज्ञान मंत्री ने भावुक बयान दिया
उन्होंने कहा कि वे ऐसे मुल्क से आते हैं जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़े एक शख्स को आज के यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया। उनका जिस्म अभी जमीन पर पड़ा है। मंत्री ने अपने संबोधन में उन्हें शहीद इमाम अली खामेनी कहकर याद किया। यह बयान आशूरा के मौके पर दिए गए उनके भाषण का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए। बहरीन में शिया रेसाइटर अहमद अब्बास गिरफ्तार, कार्रवाई पर उठे सवाल। दोस्तों, बहरीन से बड़ी खबर सामने आई। बहरीन की अथॉरिटीज ने मशहूर रेसाइटर अहमद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यह कार्रवाई शिया समुदाय के खिलाफ जारी दबाव और सख्ती के बीच की गई है। स्थानीय हलकों में इस गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि बहरीन प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर बहरीन में धार्मिक आज़ादी और नागरिक अधिकारों पर सवालों को खड़ा कर दिया, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 15 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।